तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफर में। और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, IUPAC नेम। तो जल्दी से बिना देरी किए आप कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ आज की क्लास को शुरू करिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप IUPAC पूरी तरह सीख जाएं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको IUPAC सिखा के मानूंगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा, IUPAC क्या है? IUPAC क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है कि IUPAC क्या है। तो आप इसे बताएंगे कि IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। ये IUPAC जो है वो एक संघ है। संघ का मतलब क्या है? कुछ लोग मिले, कुछ लोगों ने समूह बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको संघ बना दिया। तो इसका मतलब एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। मैंने लिखा एक गैर सरकारी संस्था है। एक गैर सरकारी संस्था है। तो मैंने कहा IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, एक गैर सरकारी संस्था है, यानी कि ये जो IUPAC जो संस्था है वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होती है। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा इसकी स्थापना सन 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 ईस्वी में हुई थी। तो अगर हमसे बात की जाए कि IUPAC की स्थापना कब हुई, तो लिखा हुआ है कि 1919 ईस्वी में हुई थी। मतलब लगभग 102 साल पहले। 102 साल पहले अगर हम बात करें कि आज से कितने साल पहले IUPAC की स्थापना हो चुकी है, तो मैंने लिखा है लगभग 102 साल पहले IUPAC की स्थापना हो चुकी है। अच्छा, IUPAC की स्थापना क्यों हुई है? तो इसी को मैं थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूं। IUPAC की स्थापना क्यों हुई है भैया? क्यों हुई है? तो यहां पर हम लिखेंगे रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए। यहां पर मैंने लिखा रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए। तो दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मिले, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघ बनाया, उन्होंने एक गैर सरकारी संस्था बनाई, उन्होंने 1919 में IUPAC संघ की स्थापना की थी। तो IUPAC एक संघ है, कुछ लोगों द्वारा बनाया गया, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक संघ है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई है। आज से लगभग 102 साल पहले इसकी स्थापना हुई है। बिल्कुल शुरू से आपको बता रहा हूं कि IUPAC क्या होता है, इसलिए कह रहा हूं सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, आप लिखते रहिए। तो अगर हमसे पूछा जाए इसकी स्थापना भाई क्यों हुई है, तो रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए, मतलब केमिस्ट्री और ज्यादा विकसित हो, इसलिए हमने IUPAC संघ की स्थापना की है। यानी कि इसका जो मुख्य काम होगा वो रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों की पहचान करके उनका नामकरण करना। तो देखिए, ये काम क्या करेगा? IUPAC काम क्या करेगा? ये रासायनिक तत्वों को पहचानेगा, भैया ये वाला तत्व है, ये वो वाला तत्व है, और उसको पहचान कर उसका नामकरण करने का काम करेगा कि ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है, इसको हम ये कहेंगे। तो ये तत्वों को पहचानेगा और उनके यौगिकों का नामकरण करेगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सारी बातें बिल्कुल आपके दिमाग में सीधी ये बातें फिट होनी चाहिए। IUPAC क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई है। लगभग 102 साल पहले हुई है। क्यों हुई है इसकी स्थापना? रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए हुई है। मुख्य काम क्या है इसका? रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों की पहचान करके उनका नामकरण करना, ये इसका मुख्य काम है। अगर हमसे पूछा जाए कि IUPAC का मुख्यालय कहाँ पर है, IUPAC का मुख्यालय की अगर हम बात करें, मुख्यालय
तो IUPAC का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, अमेरिका में है, अमेरिका। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इसका जो मुख्यालय है जहाँ पर ये सब खोज करते हैं, काम करते हैं, विचार करते हैं, वो मुख्यालय जहाँ पर ये लोग बैठते हैं तो वो अमेरिका में है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि IUPAC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो अमेरिका में है। अगर हमसे पूछी जाए कि IUPAC की मुख्य भाषा कौन सी है, मुख्य भाषा, तो IUPAC की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी है। याद रखेंगे इस बात को, ये इंग्लिश में काम करता है। इसका मतलब ये है जब इसकी खुद की भाषा अंग्रेजी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए, IUPAC नाम हमेशा अंग्रेजी में बनाने चाहिए, इंग्लिश में बनाने चाहिए। यहाँ तक कि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें भी IUPAC इंग्लिश में ही लिखने चाहिए, क्योंकि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, अंग्रेजी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो IUPAC है उसकी मुख्य भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो मैं तुम्हें IUPAC इंग्लिश में ही सिखाऊंगा, जिससे आप कभी भविष्य में गलत ना करें। हिंदी में गलत होने की संभावना होती है, इसलिए हमें इंग्लिश में ही इनको सीखना चाहिए। तो बाकी सारी बातें मैं आपको हिंदी में बता ही रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूँ, आपको सब सिखाऊंगा। तो देखिए एक बार सारे पे आप इस सारा जो भी कंटेंट है उसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करें कि IUPAC के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे। भैया ये जो मैंने अभी बताया कि IUPAC एक संघ है, तो संघ का नेता भी होगा, लीडर भी होगा। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि IUPAC के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए अगर आपको नाम पता है तो। देखिए IUPAC के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है क्रिस्टोफर ब्रेट। ये अमेरिका के थे, इनका नाम है क्रिस्टोफर ब्रेट। ये IUPAC जो हमारा संघ है उसके पहले अध्यक्ष थे। अगर हमसे पूछा जाए कि IUPAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मैंने यहाँ पर लिखा IUPAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये तो आपको पता ही होगा, नटालिया तारासोवा। मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, नटालिया तारासोवा। तो आप देखेंगे कि IUPAC के जो पहले लीडर थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो पहले अध्यक्ष थे, उनको क्रिस्टोफर ब्रेट कहते हैं। और हम IUPAC के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में यानी कि 2021 में अभी वर्तमान में IUPAC का अध्यक्ष कौन है, तो नटालिया तारासोवा। अच्छा, अब अगर बात करें कि IUPAC का प्रतीक चिन्ह क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा IUPAC का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए IUPAC का सिंबल भी होता है, जिसे हम सिंबल बोलते हैं, इसे हम सिंबल भी बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह, सिंबल। तो IUPAC का सिंबल क्या है, जैसे आपने देखा होगा ये डॉक्टर का सिंबल होता है ना। इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है कि IUPAC का सिंबल क्या है। तो देखिए IUPAC का जो चिन्ह है ये कुछ इस प्रकार होता है, देखेंगे। एक मैंने ऐसे करके गोला बनाया भैया, दूसरा ऐसे करके गोला इसके बगल में बना दिया, और इन दोनों के ऊपर आप एक ऐसे तराजू बना देंगे, ऐसे करके आपने तराजू भी बना दी, ठीक है जी। यहाँ पर आपने कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे करके तराजू बना दी। यहाँ पर जैसे हम संरचना जो बनाते हैं जो लाइब्रेरी में, और आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके हम बना देते हैं, कुछ ऐसे करके हम संरचना बना देते हैं, कुछ ऐसे करके बना देते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसे लाइनें कर दूं, तो देखिए ये IUPAC का चिन्ह है, IUPAC का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो बीच में तीर और जो दो मछली हैं जो आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार IUPAC का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए मैं आपको और HD प्रिंट दिखाऊंगा, आपको टेंशन मत लो, ये देख लो, आप इसे देखिए,
आप इसको देखिए, यही IUPAC का प्रतीक चिन्ह है। अब तो भैया समझ में आ गया कि यही IUPAC का प्रतीक चिन्ह होता है। आपको HD में भी दिखा दिया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप ये सारा अपनी कॉपी में लिखते रहिए, सारी बातें आप लिखती रहिए कॉपी में, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अभी आगे फिर चलते हैं, तो जल्दी से लिखिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहां पर मैंने लिखा IUPAC को IUPAC भी बोल देते हैं। IUPAC मतलब I अलग लिख लिया, U अलग लिख लिया और ये पैक अलग लिख लिया। तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है IUPAC, तो IUPAC को हम ये भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9th से कि IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम क्या है, IUPAC का पूरा नाम क्या है, तो उसको भी देखेंगे। मैंने यहाँ पर ऐसे इस प्रकार लिख लिया IUPAC। तो I का मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल, U का मतलब यहाँ पर हो जाएगा यूनियन ऑफ, P का मतलब हो जाएगा प्योर एंड, और A का मतलब हो जाएगा एप्लाइड, और C का मतलब यहाँ पर हो जाएगा केमिस्ट्री। तो देखिए एक बार बोल देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का पूरा नाम है। IUPAC का हिंदी में पूरा नाम क्या होगा ये भी जानिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब संघ, ऑफ के लिए हम लिख देते हैं का, तो मैंने यहां पर लिख लिया अंतरराष्ट्रीय संघ का। शुद्ध, प्योर के लिए मैंने लिख दिया शुद्ध, और एंड के लिए आप सभी जानते हो, बता दो जल्दी से। और एप्लाइड का मतलब है अनुप्रयोगिक, मैंने यहां पर लिख दिया अनुप्रयोगिक। और केमिस्ट्री का मतलब है रसायन। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया पूरा नाम। स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे। तो हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो हिंदी में इसका पूरा नाम होगा शुद्ध, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुद्ध और अनुप्रयोगिक, शुद्ध और अनुप्रयोगिक, तो देखिए मैंने लिखा है शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। तो आप इसको हिंदी में भी लिख लो। हिंदी में मैंने लिखा है शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। हम IUPAC का हिंदी में नाम इस प्रकार लिखेंगे। तो आप जल्दी से ये सारी बातें लिख लीजिए। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि IUPAC बनाते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो IUPAC है वो आपका 2 प्रकार से बनाया जाता है। महत्वपूर्ण बात अब शुरू हो रही है आपकी कि IUPAC कितने प्रकार से बनाया जाता है। 2 प्रकार से हम बनाते हैं। एक बनाते हैं कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC, श्रृंखला वाले IUPAC, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं उप सह संयोजन यौगिकों वाले IUPAC, यौगिकों
वाले IUPAC तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ कि ये कुछ किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैं अगर इस प्रकार लिखूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, और अगर मैं आपसे इसका नाम इसका IUPAC नाम अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो ये कार्बन श्रृंखला है, कार्बन की चेन बन रही है इसमें, तो ये कार्बन श्रृंखला वाला IUPAC हो गया। और अगर मैं उपसंयोजन यौगिक वाला IUPAC लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने लिखा K4FeCN का होल 6 और ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर दिया कुछ इस प्रकार। तो ये एक संकुल यौगिक है, इसे उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो IUPAC हैं वो 12th वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। और ये वाले जो इम्पोर्टेंट हैं, ये वाले जो कार्बन श्रृंखला वाले हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके 11th से 9th से ही ये शुरू हो जाते हैं, 9th से ही ये शुरू हो जाते हैं और आपके 12th तक काम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC हैं वो आप पर आना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको ख़त्म करा देते हैं। कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे। और ये मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि आपको आज मैं सिखा के मानूंगा। तो कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वाले IUPAC सिखा दूंगा। महत्वपूर्ण दोनों हैं। तो IUPAC दो प्रकार से बनते हैं। कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC कुछ इस प्रकार दिखते हैं, उपसंयोजन यौगिकों वाले IUPAC कुछ इस प्रकार होते हैं। तो ये जानकारी है छोटी सी, आप इसे भी लिख लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएं IUPAC। तो देखिए ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ IUPAC की, अभी नाइट का समय है और तकरीबन 11 बजे हैं और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है समय की, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आपको सिखा के जाऊँगा। और यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो का पूरा आनंद ले रहे हैं और कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है। ये वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो आप भी डटे रहिए मैदान में। अब शुरू होता है कि IUPAC कैसे बनते हैं, वो वाली बात शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए IUPAC बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो मैंने लिखा IUPAC बनाने के नियम। तो बिना नियम के तो भैया देखिए जीवन ही नहीं है, जीवन में भी हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार IUPAC बनाने के भी नियम हैं। तो देखिए IUPAC बनाने के नियम क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला नियम लिखा। तो सबसे पहले जब आप IUPAC बनाओगे तो सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे रफ वर्क मैं आपको करके दिखा रहा हूं, कुछ आप समझ जाएंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा C सिंगल बॉन्ड 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 C और यहाँ पर मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड C। तो आप देख पा रहे हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। देखिए एक कार्बन श्रृंखला तो ये वाली है, एक कार्बन श्रृंखला ये वाली है और दूसरी जो कार्बन श्रृंखला है वो यहाँ से कट मार जाएगी, यहाँ से और ऐसे करके जाएगी, ये दूसरी कार्बन श्रृंखला है। तो दूसरी वाली जो कार्बन श्रृंखला है वो लंबी कार्बन श्रृंखला है। तो जब भी मैं आपको IUPAC बनाने के लिए दूंगा कार्बन श्रृंखला वाले, क्योंकि आपको ये पता है हम कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो जब भी मैं आपको कार्बन श्रृंखला वाला IUPAC बनाने के लिए दूंगा तो आपको पहला पॉइंट अपने दिमाग में लेके आना है कि सर ने लिखाया है कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो भैया पहले चयन कर लो, उसके बाद नाम लिखना। तो पहले चयन तो कर लो। तो देखिए आप चयन करेंगे, आपको पता चल गया ये वाली लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो IUPAC का जो दूसरा नियम है वो आपसे ये कहता है कि लंबी कार्बन श्रृंखला में, लंबी
कार्बन श्रृंखला में देखिए लंबी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड आना चाहिए। आपका फंक्शनल ग्रुप अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं। जैसे आपका CHO है, COOH है, CONH2 है, OH है। अगर मैं यहां पर Cl लिख दूं, CN लिख दूं, तो अगर मैं इस प्रकार आपके सामने फंक्शनल ग्रुप लिख दूं, अगर लंबी कार्बन श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो आप उसे जरूर लंबी कार्बन श्रृंखला में शामिल करेंगे। डबल बॉन्ड भी है तो आप उसे भी शामिल करेंगे, ये भी आपको बात याद रखनी है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर मैंने लिखा CHO सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं आपसे कहूं कि इसका IUPAC नेम हमको बनाना है, तो आप देखिए लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे पहले मैंने लिखा है कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें एक तो श्रृंखला ये वाली है। अब आप दूसरी श्रृंखला के सर ने बताया है दूसरी लाइन में कि जब बेटे हम लंबी कार्बन, तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया है लंबी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसे पहले लिखा कि ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, लेकिन इसमें मुझे कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं दूसरी लंबी कार्बन श्रृंखला बनाऊंगा तो ये वाली बनाऊंगा, यानी कि ये वाली ही सही होगी, तो आप ये भी याद रखेंगे। देखिए तो हमने 2 पॉइंट लिख लिए, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है मैं एक एक करके सबके नाम अभी आपको लिखाऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे IUPAC हम बना नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला में आपका डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तीसरी बात समझते हैं, कार्बन को वरीयता के अनुसार गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए तीनों पॉइंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट हैं और यही आपको दिमाग में रखने हैं। जब भी आप कोई भी IUPAC बनाओगे तो आपके दिमाग में, जैसे कहते नहीं है ऐसे आप धनुष चलाते थे पहले महाभारत में, ऐसे करके दिमाग में सोचते थे क्या बोलना है, तब ऐसे छोड़ूंगा, तो ऐसे IUPAC आपके सामने आ गया और आपको IUPAC मारना है तो आप ऐसे करेंगे और आप याद करेंगे कि भैया सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी कार्बन श्रृंखला में देखेंगे डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसे भी ले लेंगे। कार्बन को वरीयता के अनुसार गिनना शुरू करेंगे। इसको समझो, जैसे ये मान के चलो मैंने यहां पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब अगर मैंने ये एक छोटी सी श्रृंखला लिख दी कार्बन की, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको यहां से गिनना 1 2 3 4, यहां से गिनना शुरू करें कि पीछे से गिनना शुरू करें 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप गलत गिनोगे तो IUPAC नाम भी गलत बनेगा। तो हमें तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि कार्बन को वरीयता के अनुसार गिनना है, यानी कि यहां पर हम ऊपर वाला जो मैंने तरीका बताया है वो गलत है। ये जो तरीका मैंने बताया है पीछे से गिनने का वो बिल्कुल सही है, यानी कि हम कार्बन को सबसे पहले, हम फंक्शनल ग्रुप है ना ये COOH, तो सबसे पहले हम वरीयता फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वरीयता। देखिए वरीयता कैसे देनी है आप ये देखिए। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मैंने यहां पर लिख दिया। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उधर से कार्बन को गिनना शुरू करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप एक बार फिर लिख दे रहा हूं, कुछ आपको दिमाग में रखने हैं कि जैसे मान के चलो कहीं CHO लिखा है पीछे तो वहां से गिनेंगे, अगर ये आगे लिखा है तो आगे से गिनेंगे। COOH लिखा है तो ठीक इसी प्रकार जैसे बताया, OH लिखा है, CONH2 लिखा है, तो मुख्य रूप से जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर ये कहीं लिखे हुए हैं
तो हम सबसे पहले यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। अब मान के चलिए अगर ये नहीं है, पूरी कार्बन की श्रृंखला में ये है ही नहीं है, कार्बन की श्रृंखला कुछ ऐसी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ इस प्रकार की कार्बन की श्रृंखला है। अब देखिए इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं इस वाली कार्बन की श्रृंखला में कहीं भी CHO नहीं है, कहीं भी COOH नहीं है, OH नहीं है, CONH2 नहीं है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब आप यहाँ से गिनोगे कि यहाँ से गिनोगे, तो देखिए जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इसके पास है, तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो पहले स्टेप सीख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कहा इसके बाद हम वरीयता देंगे डबल बॉन्ड को, हम डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलिए डबल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो आप वरीयता दोगे ट्रिपल बॉन्ड को। अगर मान के चलो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, तो अब आप वरीयता दोगे ट्रिपल बॉन्ड को। अब आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम कैसे भैया बताइए, तो आप मानोगे नहीं। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम पार्श्व श्रृंखला को वरीयता देंगे, पार्श्व श्रृंखला को वरीयता देंगे। ये पार्श्व श्रृंखला क्या होती है? पार्श्व श्रृंखला मतलब आप ये मान के चलिए साइड चेन। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि वरीयता का जो क्रम है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये वरीयता का क्रम है। किसका क्रम है? वरीयता का क्रम है। और अगर आपको ये सही क्रम नहीं पता होगा तो हम IUPAC बनाने में दिक्कत कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा वरीयता का क्रम है, पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और पार्श्व श्रृंखला। तो देखिए एक बार IUPAC बनाने के नियम में जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को भी हम ले लेंगे। कार्बन को वरीयता के अनुसार गिनना शुरू करते हैं और इस प्रकार हम कार्बन को वरीयता देते हैं। जल्दी से आप लिख लीजिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने अभी जो आपको वरीयता बताई है एक बार फिर से आपको ये दिमाग में रखनी है कि देखिए सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, उसके बाद हम डबल बॉन्ड को देखते हैं। डबल बॉन्ड अगर नहीं है कार्बन की श्रृंखला में तो हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो हम साइड चेन को देखते हैं, साइड चेन। अब ये साइड चेन क्या होती है ये भी समझ लो। साइड चेन क्या होती है? जैसे मान के चलो ये आपकी गाड़ी चल रही है, ये आपकी गाड़ी अच्छी खासी चल रही है और बीच में आपने कट लगा दिया, भाई कट लगा दिया, बीच में आपने यहाँ पे CH3 लिख दिया, आपने फिर यहाँ पे CH3 लिख दिया। आप बड़े कट लगा रहे हो, आपने यहाँ पे CH लगाया, यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया। तो ये जो मैं कट लगा रहा हूँ साइड में ही तो लिख रहा हूँ, तो ये साइड वाली श्रृंखला हो गई। इसी को हम कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं? साइड चेन। अब वरीयता हम इसको किस प्रकार देंगे ये देख लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, तो अब देखिए वरीयता कैसे देंगे। मैंने कहा देखो इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप है, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप तो तुम्हें पता चल गए कौन कौन से हैं, अभी फिर से लिखा दूंगा। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। डबल बॉन्ड देखो इसमें सिंगल 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 सब में सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं है, इसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अच्छा जी, साइड चेन की बात करेंगे तो साइड चेन इसमें है। अब हमें यह देखना है कौन से कार्बन के नजदीक है। इस वाले कार्बन के पास कट लगा है क्या? नहीं लगा ना, मतलब यहां पर लगा है, इससे 2 कार्बन थोड़ा सा दूर है। और अगर हम यहां पर बात करें तो इस कार्बन के बाद ही कट लगा है, तो कार्बन को यहां से गिनना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि IUPAC नाम दिया है, अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले स्टेप सीखो। स्टेप सीख जाओगे तो IUPAC नाम बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप को फॉलो करो। तो देखिए पहला स्टेप ये था लंबी कार्बन श्रृंखला। लंबी कार्बन श्रृंखला बना लीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली है, देखिए ये वाली लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। तो आप इसको देख लेंगे, तो आप देखेंगे कट सबसे पहले यहीं पर लगा है, तो यहां से गिनना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7,
तो इस प्रकार से कार्बन को गिनना वरीयता के अनुसार आप सीखेंगे। अब मान के चलिए कि अगर कार्बन की श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, साइड चेन भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो देखो श्रृंखला आपकी ऐसी हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भैया कुछ नहीं है, अपने मन की कर लो आप चाहें तो आगे से जोड़ लो कार्बन को ऐसे करके 1 2 3 4, और चाहे पीछे से जोड़ लो 1 2 3 और ये 4। तो आप यहाँ पर कहीं से भी नाम बना लीजिए, आपका नाम IUPAC सही बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, और फंक्शनल ग्रुप आप जानते ही हैं, अभी कितनी बार लिखवाओगे, अभी फिर से और लिख दे रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं, कुछ इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ होगा वहाँ से गिनना शुरू करेंगे, और ये याद रखें कि इसमें OH लिखा है, कार्बन नहीं है, तो यहीं से गिनना मत शुरू कर देना ऐसे करके CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर लिख दिया OH, और आपने सोचा कि सर ने फंक्शनल ग्रुप बताया तो आप यहीं से गिनना शुरू कर दें। भैया कार्बन को गिनते हैं तो इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए गिनेंगे इसी साइड से, लेकिन गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार गिनेंगे। अभी IUPAC नाम नहीं बना रहे हैं, पहले स्टेप सिखा रहे हैं। अगर आप ये सारे स्टेप सीख जाओगे तो IUPAC सीखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अगर मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को साइड चेन, अगर ये भी नहीं है तो कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हो, कहीं से भी गिन लो। किसको गिन लो? कार्बन को गिन लो, कहीं से भी गिन लो। तो ये वरीयता का जो क्रम है आप इसे लिख लेंगे और अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि इस प्रकार वरीयता का क्रम हमें याद रखना है। तो चलिए मैं एक आपसे पूछता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि हम भैया इसमें कार्बन कहाँ से गिने। तो चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मुझे बताओ, ये देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, ये पहला काम है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो कार्बन की लंबी जो श्रृंखला है वो हमने चयन कर ली है। यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा तो हम यहीं से गिनना शुरू कर देंगे। देखो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर इसके नज़दीक आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको ये याद रखना है अगर पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है तो हम सिर्फ उसको ही देखेंगे और वहीं से गिनेंगे। अगर ये नहीं होता तब हम डबल बॉन्ड को देखते। अगर ये है तो भैया कोई भी हो ये टॉप पर रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा? टॉप पर रहेगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये वाला टॉप पर रहेगा। आप इन बातों को अपने दिमाग में रखो। अगर ये नहीं है तो ये टॉप व्यक्ति बन जाएगा। जिंदगी में याद रखो, सबसे नीचे वाला भी टॉप बनता है, लेकिन संघर्ष करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं साइड चेन की। थोड़ा सा साइड चेन को समझिए। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड चेन है, यानी कि बीच बीच में जो कट लगा देते हैं ना, बीच बीच में कट लगा के साइड चेन निकल जाती है कार्बन की। तो इस साइड चेन पर क्या क्या आ सकता है? तो जैसे साइड चेन पर अगर हम देखें तो हमें CH3 दिखाई देगा। तो आप याद रखें, इसको हम मैथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिल। नाम भी लिख दे रहा हूँ, आप इनके नाम लिख लेना। जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो साइड चेन पर ही आएंगी। तो मैथिल आपका साइड चेन पर आएगा। C2H5 इसे हम एथिल बोलेंगे, एथिल, ये भी आपका साइड चेन पर आएगा। और ये आपको इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है। इसमें C2 है ना, तो CH2CH3 वो इस प्रकार भी लिख देता है। तो आपको याद रखना है ये एथिल ही है। देखो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है, 3 और 2
5, तो इस प्रकार भी वो कार्बन की श्रृंखला में लिख देता है। अच्छा, अगर वो आपसे C3H7 लिख दे, C3H7, तो आप याद रखेंगे इसको हम बोल लेंगे प्रोपिल, प्रोपिल। अच्छा, इसका मतलब है वो प्रोपिल को ऐसे भी लिख सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखो कार्बन तो 3 है ठीक ऊपर की तरह, 1 2 3 कार्बन है, और 3 और 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो गया प्रोपिल को इस प्रकार भी लिख सकता है, एथिल को इस प्रकार भी लिख सकता है, लेकिन मैथिल को वो ऐसे ही लिखेंगे। तो आपको ये भी याद रखें, जब भी IUPAC आपसे पूछा जाएगा तो साइड चेन पर आपको कुछ इस प्रकार चीज़ें मिलती हैं। अगर साइड चेन पर आपको Cl दिखाई दे जाए तो आप यहाँ पर क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो। और अगर आपको Br दिखाई दे जाए तो आप यहाँ पर ब्रोमो लिख देंगे, ब्रोमो। चलिए अब मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि साइड चेन पर अगर Cn लिखा आ जाए तो इसे आप साइनो लिख देंगे। साइड चेन पर अगर Nc लिखा आ जाए तो आप आइसोसाइनो लिख देंगे, आइसो साइनो लिख देंगे। अच्छा, कभी कभी ग्रुप भी लिखा आ जाता है, जैसे मान के चलो OH आ गया साइड चेन पर, तो आप इसे हाइड्रोक्सी लिख देंगे, हाइड्रोक्सी। अब अगर आपको ये नाम याद नहीं है कि CH3 अगर साइड चेन पर आएगा तो मैथिल लिखना है, C2H5 आएगा तो एथिल लिखना है। अगर ये आपको नाम याद नहीं होंगे तो IUPAC बना नहीं पाएंगे, इसलिए साइड चेन पर आएगा यही। मैंने अभी आपको बताया कि साइड चेन पर मोस्टली जो आपका कंटेंट यहाँ पर मिलेगा वो यही वाला है। मतलब जो साइड चेन पर चीज़ें आएंगी वो सबसे ज़्यादा यही होंगी, यही चीज़ें साइड चेन पर आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप भी साइड चेन पर आ सकता है ना। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा ही तो है। CH3 को मैथिल कहते हैं, C2H5 एथिल होता है, और सर ने बता दिया कि ये सारी चीज़ें साइड चेन पर आएंगी। कैसे आएंगी ये साइड चेन पर? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो देखो यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया, यहाँ पर कट लगा दिया, C2H5 लिख दिया। तो ये साइड चेन पे क्या आया है, देखो CH3 आया और C2H5 आया है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें आएंगी साइड चेन पर। तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए, यानी कि मेरे साथियों को ये भी पता होना चाहिए कि साइड चेन पर क्या क्या आ सकता है। तो मैंने ये भी लिख दिया है, आप इसे लिख लीजिए। तो चलिए अब फाइनली हम IUPAC नाम बनाने से पहले एक बार फंक्शनल ग्रुप को याद कर लेते हैं, जिससे IUPAC बनाना हम शुरू कर देंगे। देखिए मैंने यहां पर लिखा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए मैंने अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था। देखिए सबसे पहले तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं एन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं आइन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड को हम एन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन बोलते हैं। अगर यहाँ पर OH लिख दूँ तो इसको हम ऑल बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नाम नहीं पता होंगे कि भैया सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं तो IUPAC कैसे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं CHO लिख दूँ तो अल लिखेंगे। देखिए मैं इंग्लिश में नाम लिखना शुरू कर दिया हूँ। इसका मतलब ये है कि तैयारी पूरी हो चुकी है युद्ध में जाने की, और आप बिल्कुल बैठे हैं तैयार IUPAC बनाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर COOH लिख दूँ, COOH, तो ये ओइक एसिड बोलते हैं इसको, ओइक एसिड बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर CONH2 लिख दूँ तो इसे हम ओइक एमाइड बोलते हैं, ओइक एमाइड बोलते हैं। तो ये जो मैंने साइड में यहाँ पर लिखे हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इन फंक्शनल ग्रुप को लिख लो, जिससे मैं जब भी आपके लिए नाम दूं तो आप इसे बना पाएंगे। अच्छा, इसके बाद
आपको कार्बन की श्रृंखला अगर नहीं याद है तो एक बार जल्दी से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कार्बन 10 तक आपको पता होने चाहिए। कार्बन पहला है। अब जब हम गिनते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है उसका नाम क्या है। तो पहले कार्बन को हम कहते हैं मैथ, दूसरे कार्बन को हम कहते हैं एथ, तीसरे कार्बन को हम कहते हैं प्रॉप और चौथे कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। इसी प्रकार इंग्लिश में लिखना है और एक एक मीनिंग स्पेलिंग को देखना है कि गलत तो नहीं लिख रहे हैं। तो C5 इसको हम कहते हैं पेंट, C6 इसे हम कहते हैं हेक्स, C7 इसे हम कहते हैं हेप्ट, C8 को हम कहते हैं ऑक्ट और C9 को हम कहते हैं नॉन, और जो आपका C10 है अंतिम C10 इसे हम कहते हैं डेक। तो डेक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब मान के चलिए अगर आपको ये भी याद नहीं है तो हम कार्बन गिनने के बाद उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने ये कार्बन लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें तो कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो आप आगे से या पीछे से कहीं से गिन लेंगे। अब जब आप गिनेंगे तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट ऐसे ही तो गिनेंगे, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। और जब आप पे यही नहीं आ रहा है तो फिर क्या है, फिर तो बाबा जी का ठुल्लू है भैया, फिर नहीं है कुछ। चलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये याद करना है। इसको याद करने के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप दिमाग में रखने हैं, साइड चेन पर क्या क्या आएगा ये भी आपको दिमाग में रखना है ना। हम बिल्कुल युद्ध की तरफ मैदान में बढ़ रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो आप कोशिश करिए जल्दी से आपको याद हो जाए, ये लिख लीजिए। तो चलिए एक बहुत बड़ी समस्या को भी निपटा देते हैं। अगर मैं कार्बन की श्रृंखला बनाता हूं कुछ इस प्रकार, देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये श्रृंखला मैं कैसे बना देता हूं। आपको ये भी सीखना है कि हमको बिना देखे श्रृंखला बनानी भी आनी चाहिए। हम कैसे बिना देखे श्रृंखला को बनाएं। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग में रखना है कि ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब ये है कि कार्बन पर 4 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं। अब देसी भाषा में ये समझिए कि कार्बन पे 4 डंडे हैं। कितने डंडे हैं? 4। ऐसे समझिए कि 1 2 3 4। अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 ऐसे करके कार्बन लिख लिए तो प्रत्येक कार्बन पर यहाँ पर जो मैंने लिखा है 4 डंडे होंगे। कितने डंडे होंगे? 4 डंडे होंगे, यानी कि 4 बॉन्ड होंगे। मैंने अभी बताया। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो H लिखा हुआ है बीच बीच में, ये जो H लिखा हुआ है वो डंडे का काम कर रहा है, यानी कि बॉन्ड का काम कर रहा है। अगर H3 है तो इसका मतलब है 3 डंडे, यानी कि 3 बंद। अब आप ऐसे समझिए, तो चलिए अब एक छोटी सी समस्या को भी दूर कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने ये संरचना बनाई है, यानी कि ये श्रृंखला बनाई है, कार्बन की श्रृंखला जो बनाई है उसमें कार्बन को और हाइड्रोजन को किस प्रकार से लिखा है। आप इसे बिना देखे कैसे लिखेंगे ये भी सीख लीजिए। तो देखिए हम कैसे संरचना बनाए बिना देखे। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। तो अपने बचगांव की भाषा में आप ये समझ लीजिए कि कार्बन पे 4 डंडे होते हैं। कार्बन पे 4 डंडे होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो डंडे का काम कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का काम कर रहा है, उसके बॉन्ड को पूरा करने का काम कर रहा है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5।
देखिए ऊपर वाली श्रृंखला बना रहा हूं नीचे और सिखा रहा हूं कि कैसे बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हमने सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमें बता दिया गया है कि एक कार्बन पे 4 डंडे हैं भैया। तो देखो इस वाले कार्बन पर एक तो हो गया, अब हमें जरूरत कितने की है? 3 की। इसका मतलब हाइड्रोजन डंडे का काम कर रहा है तो 3 आएंगे ना इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे तब इसके पूरे होंगे डंडे 4। तो देखिए कार्बन पर एक बॉन्ड ये हो गया, 3 ये हो गए, तो कार्बन की बैलेंस यहाँ पर पूरी हो गई है, यानी कि कार्बन यहाँ पर पूरी तरह से खुश है। अब इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो इस वाले कार्बन पर एक तो ये हो रहा है, देखिए एक ये रहा, एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, तो बचे कितने भैया? 2 बचे, तो मैंने यहाँ पर CH2 लिख दिया। इसी प्रकार इस पर देखेंगे तो 1 2 तो हैं, तो इसका मतलब 2 बचे, तो H2 लिख दिया। इस पर भी 2 हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी H2 लिख दिया। इस पर एक डंडा है ये वाला, तो इसका मतलब इस पर कितना लिख दिया? H3। तो संरचना स्पष्ट रूप से लिख दे रहा हूँ, CH3 CH2 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 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। अब आप इस वाली संरचना को ऊपर वाली संरचना के साथ मैच करिए, देखिए बिल्कुल इसी प्रकार संरचना बन गई है। तो संरचना बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप संरचना चेक करके पता भी कर सकते हो कि संरचना सही है या फिर गलत है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन को चेक करें तो एक डंडा ये रहा, 3 ये रहे, तो कार्बन के 4 इस पर पूरे हो गए, बिल्कुल सही है। इस पर देखेंगे 1 2 3 4, इस पर देखेंगे ये भी सही है, 1 2 3 4 भैया ये भी सही है। इस पर देखेंगे 1 2 3 4 और इस पर देखेंगे 1 तो ये है और 3 डंडे ये रहे, तो यानी कि सब सही है। तो इस प्रकार हम कार्बन को 4 डंडों के साथ लगा लगा के चले जाते हैं और कार्बन की श्रृंखला बनती चली जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तो चलिए अब युद्ध में जाने की तैयारी हो गई है। इसका मतलब ये है कि अंतिम प्रहार देख लीजिए। अंतिम प्रहार, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाली बात को लिख रहा हूँ, अंतिम प्रहार में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पूरे IUPAC को आप अगर ये अंतिम प्रहार वाला ब्रह्मास्त्र जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ इसको अपने दिमाग में रखोगे तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा IUPAC बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले जब हम IUPAC बनाते हैं, जब हम उसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले नाम किसका लिखें। तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम एल्क का नाम लिखते हैं, एल्क का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड का नाम लिखते हैं, यानी कि बॉन्ड नेम हम लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप में FG लिख दे रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझिए कि साइड चेन का मतलब क्या है। साइड चेन का मतलब मैंने भी बताया था, साइड चेन पर CH3 आपको दिखाई देगा, मैथिल बोलेंगे आप, C2H5 दिखाई देगा, एथिल बोलेंगे, C3H7 दिखाई देगा, प्रोपिल बोलेंगे, आपको Cl दिखाई देगा, क्लोरो, Br दिखाई देगा तो ब्रोमो, आपको ये चीज़ें साइड चेन पर दिखाई देंगी। अगर मैं एल्क की बात करूं कि यहाँ पर एल्क क्या है, एल्क का मतलब है कि कार्बन कितने नंबर पर आ गया है, कितने नंबर पर है, तो कार्बन कितने नंबर है बताइए भाई, कार्बन का कितना नंबर है। तो कार्बन का जो नंबर है उसका नाम, तो कार्बन का नाम आपको यहाँ पर मुख्य रूप से लिखना है, कार्बन का नाम। जैसे ये मान के चलिए कि 5 कार्बन मैंने लिए हैं तो आप पेंट लिखेंगे, तो कार्बन का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, बॉन्ड नेम क्या है, तो आपको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड के लिए आपको एन लिखना है, डबल बॉन्ड के लिए आपको इन लिखना है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको आयन लिखना है। इसके बाद किसी बॉन्ड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी IUPAC में। ये क्रम है, और अगर ये अंतिम प्रहार में अगर आपको ये क्रम नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे समझिए। ये साइड चेन का नाम जो मैंने बताया था, कट जो जाएंगे सबसे पहले उन कट को हटा देंगे रास्ते से, जो रास्ते में कांटे हैं उनको हटा देंगे। तो सबसे पहले साइड चेन को हटाएंगे, उसका हम नाम लिखेंगे। उसके बाद हम एल्क यानी कि कार्बन कितने नंबर पर आ रहा है उसका नाम लिखेंगे, हम बॉन्ड नेम लिखेंगे, और
अंत में हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप मतलब मैंने लिखा CHO जिसे हम अल कहते हैं, OH जिसे हम ऑल कहते हैं या हाइड्रोक्सी कहते हैं, COOH जिसे हम ओइक एसिड कहते हैं, ये सब मैंने अभी बताया था आपको। CONH2 ये कुछ ओइक एमाइड ये मुख्य रूप से फंक्शनल ग्रुप जो आपके होते हैं। तो देखिए सबसे पहले नाम लिखेंगे साइड चेन का, उसके बाद हम कार्बन का नाम यानी कि एल्क का नाम लिखेंगे, उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, और ये अंतिम प्रहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से कॉपी पर लिख लीजिए। अब इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ शुरुआत होगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद IUPAC के बारे में अब बात करते हैं कि IUPAC का नाम किस प्रकार बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको अंतिम प्रहार बताया था कि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप साइड चेन का नाम लिखते हैं, और साइड चेन के बाद मैंने आपको बताया आप एल्क का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप बॉन्ड नेम का नाम लिखते हैं, और उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है जिसके अनुसार हम सारे IUPAC बनाने वाले हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला IUPAC लिया CH3OH। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं ये मैथिल एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल। तो ये मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो यही तो है मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला। तो देखिए IUPAC नाम बनाने से पहले सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें साइड चेन है। साइड चेन इसमें नहीं है, यानी कि बीच में कोई कट नहीं लगा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। एल्क का मतलब है कार्बन को गिनो। तो कार्बन को कैसे गिनते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला गिनते हैं। तो ये तो लंबी है, देखिए कितनी लंबी श्रृंखला भैया, बहुत छोटी सी श्रृंखला है, इसमें एक ही कार्बन है, ये वाला ही, इसमें तो कार्बन है ही नहीं है, यही कार्बन है, यानी कि अकेला बेचारा एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे एक लिख लिया, चुन ली लंबी कार्बन श्रृंखला। तो अब वो कह रहा है कि एल्क का नाम लिख दो, तो एल्क का नाम है मैथ, मैंने लिख दिया मैथ, ठीक है। एल्क के बाद हमने कहा है कि बॉन्ड नेम लिखना है आपको, तो बॉन्ड सिंगल है ना, तो मैथ के बाद सिंगल बॉन्ड लिख दो भैया ANE, हमने ये भी लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि भैया फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दो, तो फंक्शनल ग्रुप है OH और इसको हम कहते हैं ऑल। तो देखिए एक नंबर पे आ रहा है इसलिए हमने इसे मैथ लिख दिया, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो AN लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप OH है तो ऑल लिख दिया। आपको यहाँ पर एक विशेष बात ये याद रखनी है कि जब पीछे दोनों स्वर आ जाएं, वोवल आ जाएं, AEIOU, ये तो आप बचपन से ही जानते हो, पीछे देखो O आ रहा है और यहाँ पर E आ रहा है, तो हम पीछे वाले को काट देते हैं, यानी कि अब इस पूरे को ऐड करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैथेनॉल, तो मैंने ये पूरा इसमें से ये जो चिन्ह है ना हाइफन का, ये हटा दिया और इसे पूरा लिख दिया, तो ये बन गया मैथेनॉल। इंग्लिश में ही हम इसके नाम बनाएंगे, इंग्लिश में ही नाम सीखेंगे। तो मैथेनॉल IUPAC नाम होता है मैथिल एल्कोहल का, और इसे सही तरीके से हम इस प्रकार बनाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा बात करूं तो यहाँ पर CH3CH2OH, तो ये सूत्र होता है एथिल एल्कोहल का, किसका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है। इसी प्रकार इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अब 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो सबसे पहले मैंने लंबी कार्बन श्रृंखला चुन ली, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनना शुरू किया, 1 2। तो अब देखिए साइड चेन है क्या इसमें, तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं इसमें कोई भी बीच में कट नहीं लगा है, कोई साइड चेन नहीं है, केवल श्रृंखला और श्रृंखला के बाद फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए कोई भी साइड चेन नहीं है तो उसका नाम ही नहीं लिखना जब है ही नहीं है। तो अब एल्क का नाम लिखेंगे, एल्क का मतलब है कार्बन, तो कार्बन लास्ट है 2, तो इसका मतलब है 2 पे आता है एथ। अब इसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो सिंगल बॉन्ड है एन, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो उसे हम बोलेंगे ऑल। तो यहाँ पर भी देखिए ई कट जाएगा क्योंकि दोनों स्वर हैं, मैंने कहा पीछे वाला हमको काटना है, पूरा लिख दो ETHANOL,
तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होगा एथेनॉल। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक से जो IUPAC नाम मैं आपको बनवा रहा हूं, आप उनको सीख रहे हैं। तो जल्दी से आप इनको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अगर इसी प्रकार अगर हम बात तीसरे की करें, तो अगर मैं यहां पर लिखूं HCHO, तो देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसका IUPAC नाम क्या है, तो देखिए H और यहाँ पर लिखा मैंने CHO, तो कार्बन इसमें एक ही है, लंबी कार्बन श्रृंखला भी यही रहेगी। तो कार्बन इसमें एक ही है, साइड चेन कोई है नहीं है, तो इसका मतलब एक नंबर पे आता है मैथ, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हमने लिख दिया एन, और इसको हम कहते हैं अल। तो दोनों स्वर हैं, पीछे वाला काट दिया तो पूरा बना मैथेनल, मैथेनल। तो मैथेनल इसका IUPAC नाम हो गया। अगर मैं यहाँ पर HCOOH लिखता हूँ, HCOOH, तो ये फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड हो गया। ये मैंने बताया था चींटी, बिच्छू, बर्रैया, इनके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, ये त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है, सुझा देता है त्वचा को, इनसे भैया दूर रहना। तो ये मैंने लिख दिया HCOOH। तो देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, उसके लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसे हम कहते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो देखिए इसमें आपने देखा दोनों आ रहा है, तो ये ज़्यादातर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पीछे वाला काट दो, सारा लिख दो। तो मैथेनोइक एसिड, तो देखिए इसका IUPAC, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होगा मैथेनोइक एसिड। अगर इसी जगह मैं बात कर दूं पांचवें पॉइंट में मैं बात करूं एसिटिक अम्ल की, CH3COOH की, तो इसका IUPAC नाम आप अपने आप बता सकते हैं, 2 कार्बन है इसमें। अगर मैं छठवीं बात करूं एसिटल्डिहाइड CH3CHO की, तो आप इसको भी अपने आप बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर लिख दिया CH3। यहां पर देखेंगे कार्बन को मैंने इस प्रकार सेट किया है कि जिसकी 4 संयोजकताएं पूरी हो रही हैं, यानी कि हर कार्बन के पास 4 डंडे हैं। इसको देखेंगे 2 ये रहा और 2 ये रहा, यानी कि 4 रखता है अपने पास। इसको देखेंगे 1 2 3, और एक जो हाइड्रोजन है वो भी डंडा है। कार्बन के 4 बंद हो गए, 4 डंडे कार्बन पर हैं। आप किसी भी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इस पर 1 2 3 कमी है, किसकी, एक की। तो देखो 1 2 3 थे, एक की कमी है। यहाँ पर मैंने साइड चेन लगा दिया CH3, यहाँ पर 1 ये रहा और 3 ये रहे, तो ये भी कार्बन, ये पूरी तरह से हमने नाम लिख दिया है। अब इसका IUPAC नाम, ये मैंने कार्बन की एक श्रृंखला बना दी जिसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, और लंबी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी है। अब कार्बन को गिनना शुरू करते हैं। कहाँ से गिनेंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, तो हमने गिनना भी शुरू कर दिया है। तो अब ये गिन भी लिया है हमने। अब बात करेंगे अंतिम प्रहार वाले फॉर्मूले की। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है। तो साइड चेन किस नंबर पर आ रही है, 3 नंबर पर आ रही है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 3 मैथिल, और मैंने बताया था साइड चेन पर क्या क्या आएगा, CH3 आ रहा है, तो आपने लिख दिया 3 मैथिल। तो देखिए 3 मैथिल, और इसके बाद आप एल्क का नाम लिखेंगे, यानी कि कार्बन का नाम लिखेंगे। तो कार्बन 4 पे क्या आता है, ब्यूट। तो देखिए 3 मैथिल ब्यूट। अब हम बॉन्ड नेम लिखेंगे। तो बॉन्ड नेम का मतलब है ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो कि हमेशा छोटा नंबर लिखना है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 इन। बॉन्ड का नाम मैंने क्या लिख दिया, 1 इन। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो उसका नाम आपको नहीं लिखना। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो गया 3 मैथिल, यानी कि 3 पर मैथिल आ रहा था। ब्यूट यानी कि 4 नंबर पर आ रहा है, और मैंने लिख दिया बॉन्ड का नाम 1 इन। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा वाला नंबर हमेशा लेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए एक और IUPAC नाम बनाते हैं इसी प्रकार। अगर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3,
और यहाँ पर लिखा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये बहुत ही आसान है IUPAC इसका। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बन को गिनना फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले साइड चेन का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो साइड चेन का 3 मैथिल मैंने हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 मैथिल। 3 मैथिल के बाद देखिए 4 पर आ रहा है ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एन। तो 3 मैथिल 4 पे आ रहा है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में 1 अल, 1 अल, तो यहाँ पर 1 अल लिख दिया। और ए और ई पीछे आ गया, दोनों स्वर पीछे आ गए तो पीछे वाला काट देंगे, ये वाला IUPAC इसका नाम हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए इसी प्रैक्टिस में अब आप युद्ध आपने लड़ना शुरू कर दिया है, तो मैदान में जीत कर आपको आना है। तो देखिए बिल्कुल आप अगला बनाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। इसका IUPAC नाम बनाएंगे। तो देखिए ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई आपकी, और लंबी कार्बन श्रृंखला में ये फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद कार्बन को वरीयता के अनुसार गिनना शुरू करते हैं। तो वरीयता यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मैंने ये कार्बन को गिन लिया। अब जब इसका नाम बनाएंगे तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। 2 नंबर पर मैथिल आ रहा है तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 मैथिल, 2 मैथिल। उसके बाद एल्क का नाम लिखेंगे, यानी कि 6 नंबर पर क्या आता है, हेक्स, तो मैंने लिखा हेक्स। बॉन्ड नेम की बात करेंगे तो 3 और 4 के बीच में है तो छोटा नंबर है 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 इन। और इसके बाद अगर हम 1 पर देखें तो फंक्शनल ग्रुप लगाए 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आप फॉर्मूले के अनुसार इसे चेक कर लीजिए, बिल्कुल सटीक हमने इसे लिखा हुआ है। अगर मैं अगला आपको IUPAC नाम देता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार मैंने कार्बन को गिना, तो 7 कार्बन की ये श्रृंखला है। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, लेकिन है नहीं है, तो सबसे पहले एल का नाम, तो एल का नाम है हेप्ट, 7 पे हेप्ट आता है, मैंने हेप्ट लिख दिया। इसके बाद एल्क का नाम के बाद हम बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो बॉन्ड देखिए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 इन, और 5 और 6 के बीच में आयन है तो 5 आयन। ये देखिए बॉन्ड का चक्कर भी खत्म कर दिया, 2 पे इन आ रहा है, 5 पे आयन आ रहा है। अच्छा 1 पे क्या आ रहा है, अब फंक्शनल ग्रुप की बात आ जाएगी, तो 1 पे आ रहा है अल, ई को काट देंगे, ये बिल्कुल सही है IUPAC नेम। इस प्रकार हम बनाएंगे। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं और बहुत सारे नाम लिख दे रहा हूँ कार्बन श्रृंखला वाले, जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखकर मुझे बताना है कि क्या आप IUPAC बनाएंगे। तो देखिए अगर मैं पहला लिखूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए अगर हम इसका IUPAC नाम बनाते तो क्या बनता, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये साइड चेन है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइड चेन पर क्या क्या लिखा हो सकता है, किस तरह से वो आपको लिख के दे सकता है साइड चेन पर। तो इसका नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, देखिए बहुत आसान है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। कार्बन को गिनना शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है। सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो साइड चेन में हम देखेंगे 2 पे मैथिल आ रहा है, 2 पे मैथिल आ रहा है और 7 पे एथिल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर मैंने लिखा 2 मैथिल 7 एथिल या फिर 7 एथिल 2 मैथिल, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइड चेन का नाम। अब उसके बाद
उसके बाद 8 पे आता है आपका ऑक्ट, एल्क का नाम हमने लिख दिया। बॉन्ड नाम की बात करेंगे, बॉन्ड नेम की बात करेंगे तो देखिए 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो 3 पे इन आ रहा है और 5 पे आयन आ रहा है और 1 पे आ रहा है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड 1 पर आ रहा है। तो देखिए दोनों लास्ट में अगर हम देखें तो O और E आया है तो E कट जाएगा, इसका मतलब ये इसका सही हो जाएगा 2 methyl 7 ethyl oct 3 इन 5 आयन 1 ओइक एसिड। अगर मैं आपको इसी प्रकार अगला बनाने के लिए देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका IUPAC नाम हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए तो वो भी आ गया। यहीं से गिनना शुरू कर दो क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, टॉप पर है 1 2 3 4, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, देखो 3 पर एक कट नहीं है, 2 कट है, तो 3,3 2 बार लिखेंगे, 3,3 और 2 बार एक सा है तो हमने लगा दिया डाई मैथिल। जब देखो 2 बार एक सा होगा तो हम उसे डाई लिखेंगे और एक सा नहीं होता तो अलग अलग लिखते, तो 3,3 डाई मैथिल। 4 पे आता है आपका ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन और यहाँ पर 1 अल, तो ए और ई आया है तो पीछे वाला काट देंगे, ये बिल्कुल सही नाम हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। तो अब मैं कुछ IUPAC आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करना। तो जैसे मैंने पहला लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, H2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका IUPAC नाम क्या होगा आप बता देंगे? मैंने बता दिया, इसको हम क्लोरो कहेंगे। अगला CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नाम क्या होगा? ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अगर आप इस फॉर्मूले के माध्यम से सारी चीज़ें लेकर चलते हो, आपको सबके नाम पता हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर कार्बन को किधर से गिने ये हम तय करेंगे, फिर इसके बाद हमको फॉर्मूले के अनुसार, अंतिम प्रहार के अनुसार हमको उसका नामकरण करना है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। तो देखिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताएंगे इनके क्या क्या नाम होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर मैंने लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। चलिए एक आसान सा ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये मैंने एक आसान सा भी ले लिया। आप इनको बना के देखिए, मैंने ये IUPAC दिए हैं, 4 IUPAC ये आपको जो दिए हैं। आप जल्दी से अपनी कॉपी पे वीडियो को रोकिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे देखिए और जल्दी से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं और दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 4 करा दिए हैं, 5वां अगर मैं बताता तो मैंने यहाँ पर लिखा CHO, यहाँ पर लिखा CH2, यहाँ पर मैंने लिखा CH सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। आप इसको बनाएंगे। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर 6वां आपको दिया प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CONH2। आप इसको बनाएंगे। 7वें की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO,
तो इसका IUPAC क्या होगा? अगर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ CH और यहाँ CH3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार IUPAC नाम बनाएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इस प्रकार के IUPAC की। जैसे मैंने लिखा, मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार की संरचना बना दी और आपसे कहा इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो ये बहुत आसान होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर मैं डॉट लगा लेता हूँ ऐसे करके। यहाँ पर ये जो कोने वाली जगह है, यहाँ पर ये जो कट है मैंने डॉट लगा दिए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन उपस्थित है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर कार्बन है। और अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं और ऐसे पकड़ूं और इसको सीधा कर दूं तो देखिए वही चेन बन जाएगी। जैसे मैंने बताया था कार्बन पर 4 डंडे होते हैं, एक तो है ही है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आप लिख देते हैं। इस वाले कार्बन पर 2 डंडे हैं, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो बचे हैं 2, तो आपने यहाँ पर लिख लिया। इस वाले कार्बन पर 1 2 3 डंडे हैं, यानी कि 1 की कमी है, यहाँ पर लिख लिया। इस पर भी 1 2 3 डंडे, 1 की कमी है, यहाँ पर लिख लिया। इस पर 2 डंडे हैं, यानी कि 2 की कमी है, यहाँ पर 1 ही डंडा, 1 की कमी है, तो आपने ये लिख लिया। अब देखो अगर इससे यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, ऐसे करके खींच दोगे तो यही चेन आपकी ऐसे बन जाएगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आपकी यही चेन इस प्रकार बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, अब इसका IUPAC बनाना हो गया सरल। डबल बॉन्ड इसके पास है, लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आ रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले हमने साइड चेन है नहीं है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हेक्स। हेक्स के बाद बॉन्ड नेम देखिए 3 और 4 के बीच में, तो 3 इन, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो यही हो जाएगा हेक्स 3 इन। यानी कि ये जो मैंने ऊपर संरचना बनाई थी इसका नाम होगा हेक्स 3 इन, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है, कोई साइड चेन नहीं है। तो आप इस प्रकार ऐसी संरचनाओं का नाम बनाएंगे। चलिए लिख लीजिए। तो इसी प्रकार अगर मैं आपको अगला बनाने के लिए देता हूं तो देखिए मैंने फिर वही संरचना इस प्रकार बना दी और इस बार मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐसे करके CH3। इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है, ऐसे करके मैंने मान लिया कि यहाँ पर कार्बन उपस्थित है। क्या है? कार्बन है। आपको ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, यानी कि यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, साइड चेन का। तो 4 पे मैथिल आ रहा है, साइड चेन ही तो है, ये साइड में से कट मार दिया, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 मैथिल, यानी कि 4 मैथिल। अब देखो साइड चेन का काम खत्म हो गया। एल्क का नाम आएगा, 6 नंबर पे आता है हेक्स। याद रखना है, 1 पे मैथ आता है, 2 पे एथ आता है, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ऐसे ही 6वें नंबर पे हेक्स आता है। तो चलिए डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर मैंने लिख दिया 2 इन। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया इस संरचना का, 4 मैथिल हेक्स 2 इन। अगर मैं आपको इसी प्रकार ऐसी संरचना बनाने के लिए दे दूं और इस पर ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पर दे दूं, तो आप इसका IUPAC नाम मुझे अभी बताइए क्या होगा। अगर मैं एक और ऐसी संरचना आपको दे दूं जिसमें मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दूं, तो बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम मुझे बताइए, इसका IUPAC नाम बताइए। तो चलिए अब बात करते हैं इनको हम सांतिया जी बोलते हैं, ये सांतिया हैं और बड़ी ही मान्यता है। तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ लीजिए, आप इनका IUPAC बनाने जा रहे हैं। तो देखिए इनका IUPAC हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कट मान लिया, ऐसे करके यहाँ पर कट मान लिया, ये जो कोने हैं उन पर कट मान लिया मैंने ऐसे करके।
तो इसका मतलब है इन कट पे सब पे कार्बन उपस्थित है, सब पे क्या है, कार्बन उपस्थित है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। तो मैंने आपको बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बॉन्डिंग 4 होती है, यानी कि कार्बन पर 4 डंडे होते हैं। फाइनली आप ऐसे समझिए। तो इस पर देखिए एक डंडा है, 4 करने हैं, तो 4 करने हैं, इसका मतलब ये 3 होगा। तो 3 ये और 1 ये, 4 हो गया पूरा। इस वाले पे 1 और 1 2 डंडे हैं, 2 की कमी है तो H2 लिख दिया। इस वाले पे 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, भैया खुश आदमी है, टेंशन नहीं है इसको। ये वाला कार्बन छेड़छाड़ मत करना, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इस पे H नहीं लिखनी है, चारों बैलेंस ही लेके चल रहा है। इस पे देखेंगे 1 2 2 है तो 2 की कमी है, इस पे 1 ही है तो 3 की कमी है। 1 2 है इसके पास तो 2 की कमी है, इस पे 1 ही है तो 3 की कमी है। ऐसे यहाँ पर 2 है तो 2 की कमी है, यहाँ पर 1 डंडा है तो इसका मतलब 1 बॉन्ड है तो 3 की कमी है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। तो ये जो साथिया है इसका अगर हम IUPAC नाम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं ऐसे करके, ऐसे खींच दूं, ऐसे इसको खींच दूं, तो देखो संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। यहाँ से लिखूंगा CH3, फिर उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये मैंने C लिख दिया, और उसके ऊपर मैंने ऐसे सिंगल बॉन्ड लगाया, CH2 CH3 लिख दिया, CH2 CH3, नीचे भी मैंने लिख दिया CH2 CH3 क्योंकि नीचे भी यही है। और फिर मैं आगे जब गया तो मैंने देखा CH2 और यहाँ पर लिख दिया CH3। तो कुछ इस प्रकार की संरचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, तो हम इसी को लंबी कार्बन श्रृंखला मान लेते हैं। यही इसकी लंबी कार्बन श्रृंखला है। यहाँ पर साइड चेन इसके पास में लगा है, कट इसके पास में लगा है, तो यहीं से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका IUPAC नाम, साथिया का IUPAC नाम क्या होगा ये देखिए। 3 पे कट लगा है, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो 3 पे मैंने लिखा है 3, फिर एक बार और लिख देंगे (3), दोनों जगह एक सा लिखा हुआ है तो डाई, इसको हम एथिल बोलते हैं तो एथिल। तो देखिए साथिया का IUPAC नाम बना रहे हैं 3,3 डाई एथिल, और ये 5 पे क्या आता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो हम पीछे लिख देंगे एन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो साथिया का जो IUPAC नाम है वो ये हो गया 3,3 डाई एथिल पेंटेन, लिख लीजिए। तो इसी प्रकार हम सीढ़ियों के IUPAC भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ IUPAC इसी प्रकार के बनाने के लिए दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको पहला मैंने आपको IUPAC दिया कुछ इस प्रकार का। तो ये देखो मैंने पहाड़ से बना दिए हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि लो बीच में दरारें डाल दीजिए, क्या इसका IUPAC नाम नहीं बना पाओगे? यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के खींच नहीं पाओगे? बोलो, खींच लोगे तो इसका IUPAC नाम बना लेना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CONH2, तो इसका आप IUPAC नाम बनाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका इस वाली संरचना का IUPAC नाम बनाना है तो आप बना लेंगे, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वाली संरचना का IUPAC नाम बनाना है तो आप बना लेंगे। तो चलिए आप जल्दी से लिख लीजिए और मुझे ये बता के दिखाइए कि किस प्रकार हम इसका IUPAC नाम बनाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि बेंजीन का IUPAC नाम क्या होता है। तो देखिए बेंजीन का IUPAC नाम देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा बेंजीन का IUPAC नाम। तो बेंजीन का IUPAC नाम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले मैंने बेंजीन की संरचना बना ली। बेंजीन क्या है, बेंजीन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियोज में जाके देखिए, बेंजीन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बेंजीन की अल्टरनेट स्ट्रक्चर के जो मैंने बारे में बताया, आप ऐसे बना लीजिए या फिर आप ऐसे बना लीजिए, आप कैसे भी बना लीजिए, ये बेंजीन का अल्टरनेट स्ट्रक्चर है। तो इसके IUPAC नाम के लिए यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये जो कोने हैं कार्बन है,
देखिए कोने हमें पता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्बन के बारे में पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, यानी कि इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। इनके साथ H भी है, जुड़ा हुआ है, तो H भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर का कार्बन है और ये 6। तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, मैंने यही बताया है साइड चेन का। तो देखिए इसमें साइड चेन एल्क, तो इसमें साइड चेन तो कोई कट तो लग नहीं रहा, कोई साइड चेन नहीं है। एल्क का नाम मतलब ये 6वें नंबर पे आ रहा है, तो 6वें नंबर पे आता है हेक्स। क्या आता है? हेक्स। 6वें नंबर पे हेक्स आता है, हमने एल्क का नाम लिख दिया। उसके बाद हम बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो बॉन्ड का नाम क्या है? देखिए 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब छोटा नंबर ले लिया 1, कॉमा लगा लिया। 3 और 4 के बीच में तो 3, 5 और 6 के बीच में तो 5। हेक्स 1,3,5, तीनों के लिए हमने लगा दिया ट्राई क्योंकि तीनों एक से हैं। तो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन, ये बेंजीन का IUPAC नाम है। आप इसे याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखकर कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। भैया रात के 11:30 बजे हुए हैं और आपको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है भी पढ़ाने में, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर कुछ सीखते हैं तो इससे मज़ेदार कोई बात ही नहीं है सर, है ना। तो देखिए अब मैं आपको अंत में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है। तो देखिए प्रैक्टिस आप इसे कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस, तो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार के IUPAC बनाने। देखिए इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अगर ऐसे संरचना बन जाए तो हम क्या IUPAC बनाएंगे? इस प्रकार के IUPAC काफ़ी सिंपल होते हैं। अगर मैं संरचना ऐसे कर दूं तो क्या IUPAC होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मैं ऐसे संरचना बना दूं, ऐसे करके संरचना बना दूं, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसका IUPAC क्या होगा, इसका IUPAC क्या होगा। अगर मैं कुछ इस प्रकार की संरचना बना दूं, तो बताइए इसका IUPAC क्या होगा। तो मैंने बहुत सारी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी संरचनाएं बना दी हैं। इन सब के IUPAC नेम क्या होंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी होंगी, सभी चीज़ों को समझा होगा और IUPAC अब आप बना भी लेंगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी दिए हुए हैं। ये कार्बन श्रृंखला वाले IUPAC थे जो मैंने इस लेक्चर में कराए। अगले वीडियो में मैं आपको उप सहसंयोजन यौगिक वाले IUPAC कराऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, रात भी बहुत हो रही है। ये वीडियो मैं रात में इसे शूट कर रहा हूं क्योंकि लाइट भी मैंने ऊपर लगाई हुई है, क्योंकि मुझे आज पढ़ाना था आपको IUPAC, काफ़ी बच्चे कह रहे थे। तो अब आपको ये याद रखना है कि ये जो इंसान का दिमाग है ना भैया, सारी चिप खराब हो जाएंगी, दुनिया की मेमोरी खराब हो जाएगी। आप इसके अंदर इतना स्टोर कर सकते हो। जीवन बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। अगर जिस दिन आपने शिक्षा से मुंह मोड़ लिया तो यकीनन आप एक मृत शरीर के समान हैं। आप ये मान के चलिए कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, परिस्थितियाँ कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कभी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में शिक्षा से मुंह मोड़ लिया और अगर आपने किताबों का साथ छोड़ दिया, तो जो बंदा अपनी ज़िंदगी में किताबों का साथ छोड़ देता है ना, तो ये मान लीजिए ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। फिर वो भटकता है, राहों में भटकता है। सफलता हर काम में है, लेकिन हर काम के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इसलिए शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, देश के भविष्य बनो। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आज का समय, आज का दौर ऐसा है कि हमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मुझे आता है वो यूट्यूब के माध्यम से आप तक शेयर करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। चाहे मुझे कम आता है, चाहे मुझे ज़्यादा आता है, ओवरऑल जितना भी आता है वो सब मैं आपको दूँ, ताकि आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मुझसे हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर से बहुत जल्दी आपका स्वागत करूँगा केमिस्ट्री सफ़र में। जय हिंद।